जय हिंद। वेलकम टू द शाइन क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT06 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, ठीक ठीक था, मतलब आप टफ नहीं बोल सकते। और ग्राफ के सवाल इसमें कई ज़्यादा पूछे गए थे, तो अगर आपकी ग्राफ पे कमांड अच्छी नहीं है तो हो सकता है कुछ कुछ सवाल आपको दिक्कत करे। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, मैट्रिक्स मैच का सवाल है, और ये ग्राफ का ही सवाल है। आपके पास 4 ग्राफ्स आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। ऐसे जो पहला ग्राफ है वो आपके सामने आप डायग्राम में देख लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे दिखा रखा है। तो हमें उल्टा प्रोसीड करना पड़ेगा, हमें पी देखना पड़ेगा, पी किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ए, बी, सी और डी, ये 4 ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पी ऑप्शन क्या बोल रहा है? पी ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें 2 ग्राफ है, एक डॉटेड से दिखाया गया, एक डार्क लाइन से दिखाया गया। तो इसमें बोल रहा है कि इन LCR सर्किट द AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो I वर्सेस T कर्व को तो डॉट से शो किया जा सकता है, तो वो कौन सा कर्व हो सकता है? अगर हम P वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो LCR सर्किट है आपके पास में, क्लियर। और जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है। तो Z का एक्सप्रेशन क्या होता है? Z होता है आपके पास में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C के बराबर होता है। अब सोच के देखिए, अगर आपके पास में ओमेगा जो है वो कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंपीडेंस। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे सर्किट होगा वो कैपेसिटिव होगा। सर्किट विल बी कैपेसिटिव। कैपेसिटिव मतलब क्या है कि इसमें कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा आएगा। मतलब कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा वोल्टेज से। करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो आपके पास में हमें करंट को लीड करवाना है वोल्टेज से। तो आइए हम कैसे कैसे देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं, मतलब ए ऑप्शन में देख रहे हैं तो वो π/2 से लीड कर रहा है। ए ऑप्शन में अगर आप देखें तो π/2 से लीड कर रहा है। तो π/2 से लीड नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज कुछ फाई से लीड करेगा। और वो फाई हमेशा आपके पास में, अगर मान लो यहाँ पे हम इसे करंट को देखें, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को देखें तो ये वाला एंगल कुछ फाई होगा, पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये कुछ 5 होगा। तो ए ऑप्शन तो के साथ मैच नहीं करेगा, पी बी के साथ में मैच नहीं करेगा, बिकॉज बी में तो आपके पास में मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, उतना नहीं है। सी ऑप्शन हो सकता है, हाँ सी में कुछ लीड कर रहा है, जो डॉटेड लाइन है वो आपके पास में करंट है तो वो कुछ लीड कर रहा है। तो एक तो सी के साथ में पी मैच करेगा, एक तो आप सी के साथ में पी मैच करवा दीजिए। फिर अगर आप डी में देखें तो ओवरलैप दोनों नहीं कर सकते, तो ये पी तो सिर्फ सी के साथ में मैच करेगा। सेकंड वाले में चलते, क्यू वाले में बोल रहा है इन द LC ऑसिलेशन with the capacitor have initial energy and inductor have no current. तो instantaneous voltage across capacitor versus time and instantaneous current जो इंडक्टर साथ में उसका ग्राफ क्या आएगा? तो देखिए, अगर इनिशियली हम क्यू वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है आपके पास में और यहाँ पे एक इंडक्टर है। सारा चार्ज इनिशियली कैपेसिटर के पास में था, तो दोनों SHM की इक्वेशन, दोनों आपके पास साइन की इक्वेशन में बनेंगे, मतलब फेज डिफरेंस कुछ कुछ होगा। पर इसमें आप देख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे इनिशियली इसका पोटेंशियल मैक्सिमम दैट इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो V का जो ग्राफ होगा वो तो साइन से शुरू होगा, और ये जो आपके पास में होगा ये फिर लीड करेगा π/2, ये पे उसमें लीड करेगा ना π/2, बिकॉज दोनों का सम आपके पास में सेम रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन मैच करेगा इसमें। वोल्टेज वाला तो डॉट से बना रखा है, वोल्टेज वाला डॉट से बना रखा है, तो मतलब वोल्टेज वाला डॉट से बना रखा है ना इसने, तो इसका मतलब नहीं, ये +5 आएगा ना, बिकॉज इनिशियली वोल्टेज मैक्सिमम था, तो +5 की जगह कितना था? π/2। तो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा V0 cos ओमेगा टी। तो वोल्टेज इनिशियली मैक्सिमम था, तो ये ए ऑप्शन के साथ में ऐसा हो रहा है ना, वोल्टेज था वो पहले मैक्सिमम था, दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है आपके पास में? ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर जी ये यहाँ पे क्यू के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है पार्टिकल का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सिस प्रेशर का ग्राफ आपको बनाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ डार्क से शो कर रखा है और एक्सिस प्रेशर का डॉट से। तो आपको पता है कि जब प्रेशर वेव जब ट्रेवल करता है दोनों में फेज डिफरेंस आता है, दैट इज π/2 का फेज डिफरेंस आता है। तो अगेन आपके पास में ये ए वाले से मैच कर जाएगा। क्लियर? तो ए वाले से मैच करेगा तो आप बोलेंगे सर जी इसका भी आर हो जाएगा, क्यू का आर भी, मतलब ए का आर भी मैच करेगा। एस में देख रहे हैं ट्रांसवर्स वेव है आपके पास में, और उसमें 2 पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट दिखाए गए हैं। एक पॉइंट का नाम S1 है, x1 है, दूसरे का नाम x2 है, और x1 x2 की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो अगर कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है ना। एक स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव में आपको कोई भी फेज डिफरेंस के पार्टिकल मिल सकते हैं। अगर आप लैम्डा डिस्टेंस पे चलेंगे 2π का मिलेगा, λ/2 पे चलेंगे पाई का मिलेगा, λ/4 पे चलेंगे सिमिलरली आपको
π/2 का मिलेगा, तो हर एक फेज डिफरेंस से कोरस्पॉन्डिंग मिल सकता है, तो सारे फेज डिफरेंस वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर जी ये जो एस वाला ऑप्शन है सबके साथ मैच करेगा, इसके साथ भी 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 मैच करेगा। टी में बोल रहा है टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन विद सेम फ्रीक्वेंसी, वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन and second is starting from somewhere between the mean position, okay, and going towards extreme position। ठीक है, तो आपको पहले और दूसरे वाले में डिफरेंस बताना है उसे ग्राफ में। तो इनिशियली एक अगर ओरिजिन से आपके पास में चल रहा है तो वो तो डार्क से बनेगा आपके पास में, और दूसरे वाले को अगर आप देखेंगे तो वो कहीं और से आपके पास में चल रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में। तो यार वो थोड़ा लीड कर जाएगा आपके पास में, तो लीड के कोरस्पॉन्डिंग थोड़ा लीड करना है, π/2 से कम लीड करना है आपके पास में, तो आपके पास में सी ऑप्शन में ही ये चीज मैच करेगी, तो यहाँ पे आपके पास में टी आ गया। तो अगर आप आंसर में देख रहे हैं तो ए का हो गया QR S और बी का हो गया आपके पास में सिर्फ S, सही, और सी का इसमें शो कर रहा है P S और T, और डी का हो गया S। क्लियर? तो सवाल थोड़ा सा मतलब ग्राफिकल था, अगर आपकी ग्राफ पे कमांड अच्छी है सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपके इसमें ग्राफ का सवाल है। आपको बोल रहे बॉक्स में आपके पास में LCR में से कुछ भी हो सकता है, तो आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे एक इन्होंने ऐसे बॉक्स बना रखा है, दिस इज ए बॉक्स, और यहाँ पे ऐसे एक AC सोर्स है, AC सोर्स है, और वोल्टेज का ग्राफ जो है वो ऐसा है कुछ, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज, साइन का फंक्शन है। आपको सबसे पहले बोला गया कि करंट का जो ग्राफ है वो अगर ऐसा बन रहा है, ये ऑप्शन में क्या बोल रहा है, करंट का ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इसका मतलब करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, V एंड I आर इन सेम फेज, V एंड I आर इन सेम फेज। तो अगर दोनों सेम फेज में कब कब हो सकता है, एक तो तब हो सकता है जब सिर्फ रेजिस्टेंस हो, और एक LCR में रेजोनेंस कंडीशन में हो सकता है। दो कंडीशन में हो सकता है, एक जब सिर्फ रेजिस्टेंस हो, और दूसरा अगर LCR है तो रेजोनेंस कंडीशन हो। तो बॉक्स में है LCR, हाँ सही बात है, तो P मैच करेगा क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में। बॉक्स में है LR नहीं। पावर फैक्टर अगर रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर 0 होता है क्या, पावर फैक्टर 1 होता है, 0 नहीं होता है, तो R नहीं बोलेंगे। स्टेट ऑफ रेजोनेंस हम बोल देंगे, तो आपके पास में दो ऑप्शन सही हो गए, दैट इज ऑप्शन P एंड ऑप्शन T। फिर हम B वाले ग्राफ में चलते हैं। B वाले में क्या बोल रहा है, B वाले में बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है और ये मैक्सिमा पे है, दिस ग्राफ इज ऑन मैक्सिमा, दिस इज I max। क्लियर? अब इससे पूछा है कि इस ग्राफ में क्या क्या हो सकता है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो करंट लीड कर रहा है, इसमें जो करंट है वो लीड कर रहा है। अगर ये आपके पास में V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, तो ये आपके पास में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का ग्राफ है, तो लीड कर रहा है ना आपके पास में। तो लीड कर रहा है, सर्किट में कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होने का मतलब अगर π/2 है तो फुल्ली कैपेसिटिव होना, सिर्फ कैपेसिटर होना चाहिए। क्योंकि अगर RC सर्किट होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे कुछ आपके पास में R बनेगा, यहाँ पे कुछ XC बनेगा, तो फेज डिफरेंस कहीं भी π/2 नहीं आ सकता। यहाँ पे फेज π/2 है, तो π/2 के लिए सिर्फ आपको कैपेसिटर चाहिए। तो आपको बोला गया बॉक्स में है LCR नहीं हो सकता, बॉक्स में है LR नहीं हो सकता, पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स इज 0, हाँ, क्योंकि दोनों में फेज π/2 है ना, तो cos π/2 कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, R ऑप्शन एक तो मैच कर रहा है, बाकी दिखते हैं कुछ मैच करेगा क्या। बॉक्स में है CR नहीं, स्टेट ऑफ रेजोनेंस नहीं आपके पास में, तो सिर्फ आपके पास में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज R। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लीड कर रहा है पर π/2 से लीड नहीं कर रहा है, लीड कर रहा है पर π/2 से लीड नहीं कर रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर ये लीड कर रहा है मतलब कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो लेस देन π/2 है और रीड कर रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं, I रीड कर रहा है V से, ठीक है। तो आपके पास में कैपेसिटिव सर्किट का इफेक्ट होना चाहिए। बॉक्स में है LCR, बिल्कुल हो सकता है, LCR हो आपके पास में और उसमें कैपेसिटेंस इंडक्टर को डोमिनेट कर जाए, तो P ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। बॉक्स में है LR नहीं हो सकता, पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स में भी 0 नहीं हो सकता, बॉक्स में है CR यस। तो आपके पास में दो ऑप्शन हो गए, ऑप्शन P एंड ऑप्शन S। फिर अगर हम D वाले में चले, तो D वाले में अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ है। D वाले को अगर हम चेक करें तो उसमें लैग कर रहा है, कुछ वैल्यू से लैग कर रहा है ऐसे। अगर ये लैग कर रहा है तो लैग करने के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए आपके पास में, अगर करंट लैग करता है तो करंट लैग तभी करता है जब इंडक्टर लगा हो, तभी वोल्टेज लीड करेगा। तो आपके पास सर्किट में LCR हो सकता है, हाँ P ऑप्शन मैच कर सकता है, बिकॉज LCR हो और इंडक्टर डोमिनेट कर जाए। LR हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पावर फैक्टर 0 नहीं हो सकता, और
बॉक्स में हैव सी आर नहीं हो सकता आपके पास है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, ऑप्शन पी एंड ऑप्शन क्यू। तो पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों ही सवाल आपके पास में ग्राफ से रिलेटेड सवाल थे, तो ग्राफ पे कमांड अच्छी होती तो ये पेपर आपको, इसमें कई सवाल और भी है जो ग्राफ से रिलेटेड है, तो अगर ग्राफ अच्छे होते तो आपको दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको बोला गया एक डिस्क है, उसका मास कुछ 4 kg है और रेडियस कुछ 6 मीटर है। तो यहाँ पे एक डिस्क बना दो, इसका जो मास है वो 4 kg है और जो रेडियस आपके पास में है वो 6 मीटर है। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसके वर्टिकल से पास आउट हो रहा है, ओके, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे रखी हुई डिस्क ऐसे घूम रही है और ये वर्टिकल एक्सिस है आपके पास में, ठीक है। इस बोर्ड को हॉरिजॉन्टल मान के चलिए आप। इसमें दो ग्रूव्स बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे दो ग्रूव्स बने हुए हैं और यहाँ पे दो बॉल है 1 kg की, उनको आइदर साइड सेंटर पे रखा गया है। डिस्क को कुछ वेलोसिटी ये देखिए रिलीज किया गया है, जब वो एंड पे चले तो पहले ये बॉल तो यहाँ पे थी, फिर आपने इसको घुमाया है कुछ 12 रेडियन पर सेकंड से। तो ऐसे पूछा गया जब भी बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, इट इज mr²/2 mr²/2 मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू, फाइनल अगर आप आई देखेंगे तो डिस्क का तो यही हो गया mr²/2 प्लस इन पार्टिकल्स का कितना कितना हो जाएगा, 2 kg का ना, 2 × 36 प्लस 2 × 36 mr² लिखा है और मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू बन गई ओमेगा डैश 36 36 36। तो ये पूरा साफ हो गया आपके पास में, क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 2 बन गया आपके पास में, ये यहाँ पे 2 बन गया, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू बन गई इधर 12, ठीक है। इधर ये वैल्यू बनी 1 प्लस यहाँ पे ये फिर 1 और यहाँ पे 2, टोटल 3 बन गया, ये 3 मल्टीप्लाई ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड। तो सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते तो हमें इसका जवाब मिल जाता। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक रिंग है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला आपके पास में वाई एक्सिस है, ये वाला आपके पास में जेड एक्सिस है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। और जो रिंग रोटेट कर रही है वो ऐसे कर रही है यहाँ इस वाले एक्सिस के अबाउट, एंड दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी ऑन द रिंग, यहाँ पे एक पॉइंट पी से दिखा रखा है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है आपके पास, इट इज -9j कैप -6k कैप। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे घूम रहा है, सॉरी ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब एक तो इधर 80 होगा, दो ही एक्सीलरेशन पॉसिबल है, और एक यहाँ पे AC होगा। तो AC की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, AC कितना है 9 और 80 कितना है आपके पास में 6। अब पूछा क्या है हमसे, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो ये रहा, एंगुलर वेलोसिटी को हम निकाल लेते हैं। एंगुलर किसके बराबर होता है, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। दिस AC जो है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। आर की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितने की 3 आ गई, ओमेगा की वैल्यू कितने की 3। तो आपको 80/AC निकालना था, 80/ओमेगा निकालना, सॉरी 80/ओमेगा, ये 6/3, तो आंसर हो गया 2। तो आपके पास में आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया सॉलिड बॉडी है और रोटेटिंग अबाउट द स्टेशनरी एक्सिस विद एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन गिवन है बीटा इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन है, वेयर ए इज पॉजिटिव एंड टी इज कांस्टेंट, ठीक है। एक गिवन टाइम है, इस टाइम पे इट इज फाउंड, ओके, टाइम की वैल्यू कुछ गिवन है, इट हैज बीन फाउंड दैट द जनरल पॉइंट ऑन ए बॉडी, for a general point on a body the velocity and acceleration vector make an angle theta with each other। अब सोच के देखिए, मान लीजिए कुछ रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, इस कोई भी पॉइंट मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, एक्सीलरेशन के 2 होंगे, यहाँ पे आपके पास में 80 होगा, इसी तरफ 80 होगा और यहाँ पे कुछ AC होगा। इसका जो नेट एंगल है आपके पास है वो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सवाल में गिवन है थीटा, सही। तो यहाँ पे आपको ये एंगल गिवन है ना, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू AC/80, AC/80, सॉरी AC/80। अब हमें थोड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पहली आइडिया में तो हिंट नहीं लग रहा है, टाइम की वैल्यू गिवन है, थोड़ा अजीब लग रहा है देख के, थोड़ा प्रोसीड करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिलेगा। तो ये तो आपके पास में एंगुलर एक्सीलरेशन था, तो एंगुलर एक्सीलरेशन से हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, बिकॉज AC हमें नहीं मिलेगा नहीं तो ये आपके पास में ओमेगा क्या लिखेंगे हम,
80 कितना मिला, 80 हो गया फिर आपके पास में ये मल्टीप्लाई आर ना, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, दैट इज 80 स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। मान लेते हैं उस पॉइंट डिस्टेंस कुछ आर है, ठीक है, ये 80 हो गया। एसी के लिए पहले हमें यहाँ पे इसका ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा के लिए हमने क्या बोला, इसको लिखो डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये बन गया 80 स्क्वायर, तो उधर चला गया ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू बन गई ए टी क्यूब बाई 3, ए टी क्यूब बाई 3। क्लियर, ये आपके पास में ओमेगा आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर 10⁻6 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई आर, और 80 की वैल्यू कितनी की, 80 स्क्वायर बाई आर। इस आर ने इसको उड़ा दिया, 80 स्क्वायर ने इसको, यहाँ पे 10⁻4 बचा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है बच्चों, दैट इज दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू a⁻4 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, और तो कुछ टर्म बचा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें, जैसे 9 tan थीटा बाई a, 9 tan थीटा बाई a रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू t। तो अब मैच कर गया। तो कई बार आपको नहीं दिखता है तो आप थोड़ा प्रोसीड करके देखिए, फिर हिट कर जाता है। तो यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, ये रोटेशन का सवाल है। बोल रहा है कि एक थिन यूनिफॉर्म स्टिक है, उसका मास m है, लेंथ l है, और उसका जो टिप है वो फ्रिक्शन स्टेबल पे रखा गया। इसको रिलीज किया गया गिरने के लिए। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट बिफोर इट हिट। ओके, आप सोच के देखिए, पहले ये रोड कुछ ऐसी थी, अब ये जो रोड गिरी तो इसी लाइन के अलोंग गिरेगी, ये वाली सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो ऐसे ही कुछ गिर रही है। ये वाली लाइन को अगर आप सेम लाइन में ऐसे करके कुछ गिरने वाली है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ गिरने वाली जस्ट। अब गिरने वाली दो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी vcm, और एक यहाँ पे जब ऐसे घूम रहा होगा तो यहाँ पे एक ओमेगा आ रहा होगा, ठीक। अब ये वाला जो पॉइंट है वो स्लाइड नहीं करता, ये वाला पॉइंट स्लाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, vcm किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा l/2 के। अब देखिए जो एनर्जी में डिफरेंस है mg l/2, तो किस किस में जाएगा, हाफ m vcm का स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर बाय 12, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली, कितना सही है, हाफ m vcm स्क्वायर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे l स्क्वायर आ जाएगा। विजिबल है ना इतना, अभी ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा आपके पास में। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे उड़ा दें तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, m m m आप उड़ा दीजिए, और ये 1/2 भी उड़ा दीजिए, 1/2 भी उड़ गया, तो यहाँ पे बना gl, ये 3, दिस इज बिकम 1/3, 4/3 v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी है, √3 gl/4, √3 gl/4। तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू 3 है, नीचे वाली 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 3 उसने पूछा है, x + y की वैल्यू पूछी है, तो वो वाली वैल्यू आपके पास में 7 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक इंडक्टर है और एक यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है, और यहाँ पे ऐसे वोल्टेज का सोर्स है, दिस इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ये वैल्यू बन गई 50√2, और ये वाली वैल्यू बन गई 50√2। अब आपसे पूछा गया कि सोर्स से नेट करंट कितना पास होगा। देखिए, इससे जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा, इससे जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बिकॉज आपके पास में जो रिएक्टेंस है इसका और इसका सेम है। पर दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो दोनों में दिक्कत क्या है, दोनों का जो फेज डिफरेंस में, देखिए इसमें वोल्टेज का फेज दोनों में कॉमन है, तो आप वोल्टेज का फेज बना लीजिए आप, ठीक है, वोल्टेज का फेज बना लिया आपने, ये सोर्स वोल्टेज का फेज है। अब इसमें करंट लीड कर रहा है तो इसमें IC ऊपर जाएगा, और इसमें इसे लैग करेगा तो IL ऐसे नीचे की तरफ बन जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर क्या होगा आपके पास में, 0। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, कंसीडर सर्किट विद अल्टरनेटिंग करंट। सेम चीजें आपको ऐसे दिखा रखा है, सेम ऐसा ही सर्किट है। A1 की जो रीडिंग है, यहाँ पे अब एक ऐसे इंडक्टर है, इसका नाम कुछ A1 है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका नाम कुछ A2 है, और यहाँ पे सोर्स वाइज से पूछा है, ठीक।
तो हम क्या बोलेंगे, अगेन वही बात है, दोनों के जो करंट होंगे वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होंगे। तो अगर इससे आपके पास में 3 एम्पियर जा रहा है, इससे कुछ 5 एम्पियर जा रहा है, तो आप वोल्टेज का फेज ये वाला बना लो, ऊपर की तरफ जा रहा है 3 एम्पियर, नीचे की तरफ जा रहा है 5 एम्पियर, तो नेट करंट जाएगा वो 2 एम्पियर बचेगा ना। तो आपके पास में नेट आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में थ्योरेटिकल सवाल है। आपको बोला गया कि हॉट वायर अमीटर किस पे डिपेंडेंट है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड है, तो पी का 1 हो जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास में वो टॉर्क लगता है, दैट इज म्यू क्रॉस बी वाला, तो आपके पास में वो थर्ड से मैच कर जाएगा। तो पहले का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। और जो ट्रांसफार्मर है वो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास में सिंपल चीज थी, आप इसको देख के बता सकते थे, कोई बड़ा खेल नहीं था। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो पहले का फर्स्ट, ओके, एस का 4, क्यू का कौन सा था 3, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है ना, तो आप बोलेंगे सर इसमें ऑप्शन 2 आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 9 तो इजी था, 9 में कोई समस्या नहीं। 10 पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि आपको एसी सर्किट दिखाए गए हैं, और इन एसी सर्किट इफ वी चेंज आइदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, नॉट ओनली करंट एम्पलीट्यूड बट द फेज इज ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, इफ वी टेक द वोल्टेज एज रेफरेंस एंड ड्रॉ द करंट फेजर, ठीक, तो कौन सा हो सकता है। इसने बोला कि इसमें कुछ सर्किट दिखा रखे हैं, वोल्टेज को हमने बेस रेफरेंस साइन लेके चल रखा है। तो पहले वाले सर्किट में अगर आप देखें तो ऐसा बना हुआ कैपेसिटर, और यहाँ पे एसी सोर्स है। तो अगर आप इस कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे तो करंट रीड करेगा वोल्टेज से, तो वोल्टेज यहाँ पे, तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे, पर कभी 90 डिग्री तो नहीं बन सकता ना, 90 डिग्री कभी नहीं बन सकता, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, और उससे कम कम के फेज में रह जाएगा आपके पास में। तो आपके पास में फर्स्ट मैच नहीं कर पाएगा, सेकंड मैच करेगा। तो पी का आप जो बोलेंगे दैट इज सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, सिमिलर। ठीक है, सेकंड वाले में देख रहे हैं तो आप इंडक्टर है, तो सेम कहानी नीचे की तरफ आएगी आपके पास में, तो क्यू का थर्ड मैच कर जाएगा, बिकॉज उसमें करंट लैग करेगा। फिर अगर आप थर्ड वाले में देखें, आर के अंदर देखें, तो अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करें तो क्या हो सकता है। अभी हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो अगेन आरसी सर्किट ही बना, आरसी सर्किट बना तो ये करंट लीड करें, पर जब रेजिस्टेंस की जब जीरो होगी तो ये वाला फेज भी पॉसिबल है, जब रेजिस्टेंस की जीरो होगी तो ये वाला फेज भी पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे सर आर का फर्स्ट वाला मैच करेगा। और फिर आप एस में देखेंगे तो ये आपके पास में इसने बोला एक्सल और एक्सी दोनों बराबर है, मतलब ये एक एलसीआर सर्किट है। एस वाले में अगर आप देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और यहाँ पे एसी सोर्स है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये तो खत्म हो गया। तो सिर्फ जो वोल्टेज और करंट आएंगे वो सेम फेज में आपके पास में आएंगे, उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे जी एस का जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ओवरऑल जो थर्ड आंसर है वो आपके पास में मैच करेगा, वो अपने आप में सही जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा ठीक सवाल है आपके पास। आपको बोला एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका मास कुछ m है और जो साइड लेंथ है वो कुछ b है, उसको स्मूथ फ्लोर पे रखा गया। एक स्मूथ और रिजिड रोड है, लेंथ l, और उसका मास कुछ भी नहीं है। वो इस रोड के अगेंस्ट, मतलब इस ब्लॉक के अगेंस्ट लीन है। ठीक है, a sphere of mass m is attached to the upper end of the road. The lower end of the road is hinged at O. The road can rotate freely about the point O in the vertical plane. Initially the angle between the अल्फा था सिस्टम का और फाइनली कुछ बीटा है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आप इस वाले केस में देखें, ऐसे पहले ये रोड थी ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रखा है ऐसे, ठीक, यहाँ पे ज्वाइन है, और ये नीचे की तरफ ऐसे घूम रहा है, तो ये ब्लॉक ऐसे कुछ हाई की तरफ जा रहा है, ये सीन हो रहा है आपके पास में। अब इसने क्या बोला पहले वाले में कि लीनियर मोमेंटम किस किस का, रोड का, ब्लॉक का और स्फीयर का। स्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, रोड ब्लॉक स्फीयर। तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल ना लग रहा हो। तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है ना, ये वाला हिंज पॉइंट भी लगा रहा है एफ एक्सटर्नल, और इन दोनों सिस्टम में तो यहाँ पे नॉर्मल भी लगा रहा है आपके पास में, ग्रेविटेशन फोर्स भी है। तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है आपके पास में, तो आप बोलेंगे नहीं कि हाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वही बोला है कि लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, तो सही बात होगी। सेकंड बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड अबाउट द हिंज पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप इस वाले पॉइंट के अबाउट देखें तो नेट टू जीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे तो नॉर्मल लग रहा है ना आपके पास में, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आपके पास में mg लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है।
तो सिस्टम के ऊपर जो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू होगी वो इस mg के बराबर नहीं होगी, जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो आपके पास में mg के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे एक n डैश लग रहा है आपके पास में। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आपके पास में, उनका टॉर्क भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए ये वाला जो नॉर्मल है वो तो अपने आप में इंटरनल बन जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसका टॉर्क आपके पास में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एन डैश इसके ऊपर यहाँ पे लग गया, इसने इसके ऊपर एन डैश लगा दिया, एक mg लगा यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक n डबल डैश लगा। तो जो n डबल डैश है ये ग्राउंड फ्लोर ने लगाया, और इस n डबल डैश की वैल्यू इस mg के बराबर नहीं होगी। तो सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास में आ जाएगा, और सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क आ गया फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। मैकेनिकल एनर्जी नोट कर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखिए कहीं पे भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? जब तक कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे। यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो थर्ड ऑप्शन में वो वाली बात जो है वो गलत है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द ब्लॉक इज ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नहीं, जो रोड फोर्स लगा रही है वो इस तरफ लगा रही है, दोनों कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर हम 12th क्वेश्चन में चलते हैं। मतलब पहले वाले का ये जो 11th क्वेश्चन था इसके दो ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। फिर हम 12th क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा और ओमेगा ऑफ रोड कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेटअप बना लेते हैं। अगेन ऐसे कुछ बना लिया आपने। ये जो गिवन इंस्टेंट है, इस गिवन इंस्टेंट पे ये वाली रोड यहाँ पे इसका कुछ मास, इस ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल m है और रोड की लेंथ l है। यहाँ पे ये जो मास अटैच है उसका मास कुछ कैपिटल M है। तो आप देखिए वेलोसिटीज अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट मान लेता हूं कि इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है n डैश, या फिर n बोल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी नॉर्मल कुछ ऐसा लग रहा है n, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ v होगी, क्लियर। और इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो कुछ आपके पास में ओमेगा, ये डिस्टेंस हम देख लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कुछ b है, ये वाला एंगल कितना है बीटा, फाइनल कंडीशन में एंगल कितना है बीटा, ठीक है। तो ये b है तो ये बीटा हुआ, तो ये कितना हुआ b बाय साइन बीटा, क्लियर। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, वो वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय साइन बीटा। तो अगर आप नेट वर्क डन बाय नॉर्मल को जीरो करके देखें तो हम क्या बोलेंगे, -n ओमेगा b बाय साइन बीटा। ये वेलोसिटी, ये इसके ऊपर वर्क डन हुआ नॉर्मल का रोड पर, इस पे ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल बीटा है, तो ये बीटा हुआ, तो 90 माइनस बीटा हुआ, दिस इज बिकम प्लस n साइन बीटा इज इक्वल मल्टीप्लाई v, दैट शुड बी 0। ये आपके पास बीटा था, ये बीटा हुआ, तो 90 माइनस बीटा हुआ, तो ये कितना बनेगा n cos 90 माइनस बीटा, तो n साइन बीटा मल्टीप्लाई v। तो यहाँ पे नॉर्मल काट दिया, तो v की वैल्यू जो आपके पास में इज ओमेगा b डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। ये आपके पास में वेलोसिटी आ रही है ब्लॉक की, इसके ओमेगा के साथ रिलेशन हमने लिखा है। अब देखिए जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो दो एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है इसकी रोड की, और एक काइनेटिक एनर्जी है आपके पास में इस ब्लॉक की। और किसकी कॉस्ट में मिलेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई देखिए, दैट इज mg l साइन अल्फा पहले थी माइनस mg l साइन बीटा, इतनी एनर्जी का लॉस हुआ। और किस किस में गई, हाफ, इसका मास कैपिटल m है ना, दिस इज कैपिटल m, दिस इज कैपिटल m, क्लियर, इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ i की वैल्यू कितनी, कैपिटल m r स्क्वायर, सॉरी m l स्क्वायर लिख दीजिए इसको, और मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं v की टर्म में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बनेगी, v स्क्वायर है, दिस इज बिकम v स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 बीटा डिवाइड बाय हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाय v स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। हमें v का एक्सप्रेशन निकालना था, तो v का एक्सप्रेशन कितना बना देखिए, mg l साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऊपर ये 2 चला गया, ये वाला 2 ऊपर चला गया, नीचे क्या बना, दिस इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M l स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 बीटा डिवाइड बाय b स्क्वायर, इसका रूट। ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, क्लियर। तो वेलोसिटी द स्पीड ऑफ ब्लॉक, मतलब स्पीड ऑफ ब्लॉक हमें चाहिए था। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक अगर आप किससे मैच कर रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन लेके करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा mb स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तो b बाहर आ जाएगा,
तो ये b टू mgl sin अल्फा माइनस बीटा sin स्क्वायर बीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर रहा है। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया। और एक बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो फिर आप ओमेगा का एक्सप्रेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाई sin स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय। तो अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं, मतलब अब तो कर लेंगे ना, ये b का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें sin स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई b कर दीजिए, तो दो ऑप्शन मैच करेंगे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक सोर्स है, उसकी वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100t, उसको ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, LCR में से कुछ भी हो सकता है, और एनी ऑफ टू, दो भी कुछ हो सकते हैं। तो इसने पूछा है कि कौन सी वैल्यू इसमें सही रहेगी। ठीक है, तो हमसे I की वैल्यू हमें गिवन है, I की वैल्यू है √2, वोल्टेज का एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू 100 साइन बाई, ठीक है, और जो करंट की वैल्यू है आपके पास में आई नोट की वैल्यू, तो वो कितना होगा 100 डिवाइड बाई जेड, इसकी वैल्यू जो आपके पास में है दैट इज √2 एम्पियर। ठीक है, और जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट जो है आई है वो लीड कर रहा है, और वो लीड कितने एंगल से कर रहा है, दिस इज ओमेगा टी। तो ये फेज जो है दैट इज 100 मल्टीप्लाई पाई बाय 400, पाई बाय 4 एंगल से वो लीड कर रहा है, आई लीड बाय एंगल ऑफ पाई बाय 4, ऐसे आपके पास में लीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन है आपके पास तो क्या क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शंस में आर सी के कंपैरिजन में रेशियोज गिवन, तो देखते थोड़ा आर और सी। आर की वैल्यू अगर हम 50 रखें, आर की वैल्यू अगर हम 50 रखें और C की वैल्यू 200 रखें, 200, ओके, दिस इज C, तो हमें XC निकालना पड़ेगा, तो XC कितना हो जाएगा आपके पास में, XC हो जाएगा 1/ω, इसको लिख देता हूं मैं, दिस इज 1/ωc। तो यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये वाला एंगल π/4 बनना चाहिए आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे 1/ωc दैट शुड बी इज इक्वल टू 50, और ओमेगा की वैल्यू आपको 100 गिवन है सवाल में, इसको आप 100 बोल दीजिए, तो C की वैल्यू कितनी है 1/5000 फेराड। ठीक है, अब इसने माइक्रो फेराड के टर्म्स में अगर आप लिखें तो आप क्या करेंगे इसको, अब अगर हमें माइक्रो फेराड चाहिए तो ऊपर 10⁻6 कर दीजिए 5000, और ये माइक्रो फेराड बन गया आपके पास में, तो 3 जीरो तो क्या कट गई आपके पास में, 3 बची, तो इसको अगर आप देखेंगे 3 जीरो बचे यहाँ पे, इसको अगर आप देखेंगे 200 माइक्रो फेराड, तो 200 माइक्रो फेराड आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर, फिर इसमें 14 देखिए, वो भी इसी का सवाल है, ये जो सेम कंसेप्ट है, इसमें बोला कि ये सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, सर्किट में हमने देख लिया ना, 2 एलिमेंट हो सकते हैं आपके पास में, एक R हो सकता है और एक C हो सकता है, तभी ये सेटअप आपको सही दिखाई दे रहा है। तो RC का मतलब बोले इसमें 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। 14 तो इससे पहले होने वाला सवाल था, 13 से पहले होने वाला सवाल था, तो अब 14 में 4th ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। तो इसने बोला गया कि जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कि 4 सेटअप दिखा रखे हैं, एक तो ऐसा कुछ दिखा रखा है, एक टी ऐसा दिखा रखा है, और सब टी तो ऐसे ही हैं। तो इसने पूछा कि सबसे कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके वोट होगा, इसका नाम कुछ I1 है इसके वोट, ये वाला कुछ I2 है, ये वाला कुछ I3 है, और ये वाला कुछ I4 है। देखिए आप किसी कितना दूर होंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है dm मल्टीप्लाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई r स्क्वायर, तो अब जितना दूर होंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। तो अगर आप देखिए सबसे ज्यादा दूरी जो इस बॉडी से है, ये है आपके पास में बॉडी, इस वाली बॉडी सबसे ज्यादा दूरी इस वाले कोरस्पॉन्डिंग आएगी, इस वाले कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि सारे के सारे मास भी दूर है, ये भी दूर है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो I1 का आएगा, ये आपको विजुअलाइज करना है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, I1 का आएगा। उससे कम दूरी किसकी है, I4 की। सबसे नजदीक कौन है, I3 सबसे नजदीक है, उसका सबसे कम आएगा I2 फिर I3, तो I1 फिर I4 फिर I2 फिर I3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर रहा है। क्लियर, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है OA एक्सिस के अबाउट, और ऐसे कुछ पार्टिकल्स रख रखे हैं, यहाँ पे ये दूरी L है, नेक्स्ट वाले पार्टिकल की दूरी यहाँ से कुछ 2L है, थर्ड वाले पार्टिकल की दूरी कुछ यहाँ पे 3L है, ये M। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखें दिस इज ml स्क्वायर
4 ml स्क्वायर प्लस 9 ml स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। फिर ये 16 ml स्क्वायर ऐसे करके कुछ, और लास्ट अप टू दिस इज n स्क्वायर ml स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास। तो यार ये आपके पास में ml स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो ये क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट अप टू n का स्क्वायर। ये सीरीज है, आप इसका सम निकाल लीजिए। स्क्वायर की सीरीज का सम निकालना आता है आपको, इसका सम अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है, दैट इज n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। क्लियर कर लेंगे इसको। 17 पे करते हैं, ये हमने कर दिया सवाल, इस सीरीज का सम पता होना चाहिए। फिर पावर फैक्टर इन ए सर्किट कनेक्टेड टू द AC पावर सप्लाई हैज ए वैल्यू विच इज 0, मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos phi इज इक्वल टू r/z। जैसे पहले ऑप्शन में बोला 0, अगर सिर्फ आपके पास में इंडक्टेंस होगा, अगर आपके पास में सिर्फ इंडक्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, सही बात है। या फिर आप फाई एंगल को देखेंगे तो यहाँ पे करंट है तो वोल्टेज कुछ यहाँ पे होगा, तो ये जो फेज डिफरेंस है π/2 है, तो cos π/2 90 हो गया, तो मतलब cos 90 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, तो अगर जब रेजिस्टेंस होगा तो R और Z दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस वाले केस में ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है। अच्छा, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें 0 व्हेन कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस, 0 नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस होगी तो फाई 0 बनता है, पर cos phi की वैल्यू फिर 1 होती है। cos phi इज ए पावर फैक्टर, phi इज नॉट ए पावर फैक्टर। 0 व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली आइडियल कैपेसिटेंस, ये बात भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये 4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो सेकंड वाला इसमें मैच कर जाएगा ऑप्शन। लास्ट सवाल के ऊपर है 18 के ऊपर। 18 में बोला कि एक बल्ब है, उसे क्लोज किया गया एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम द आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंडक्टर, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसे एक बल्ब है, और यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर बना दिया, और यहाँ पे ऐसे AC सोर्स, ठीक है। इसमें अगर आप जैसे आप एक आयरन रोड को इंसर्ट करेंगे, तो आयरन रोड को इंसर्ट करते ही L आपके पास में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। L अगर बढ़ जाए तो Li कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो Li इट इज L फाइनल I फाइनल। तो जैसे आप इंडक्टर को इसमें डालेंगे तो L फाइनल बढ़ जाएगा, तो I घट जाएगा, और अगर I घटेगा तो I घटने की वजह से ये जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बोलेंगे, ये डिम हो जाएगा आपके पास में। क्लियर, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर, फिर से एक डी में बोला कि एक मोमेंट पे डिम होगा फिर ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो ज्यादा ब्राइट नहीं होगा ना, करंट तो स्टेडी स्टेट पे जो करंट आएगा वो तो सेम ही वैल्यू है, तो पहले जैसी वैल्यू अचीव कर ले। एक बार ये डिम होगा फिर धीरे वापस बढ़ेगा और अपनी इनिशियल वैल्यू को अचीव कर लेगा, इसमें सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस साल पेपर खत्म होता है। पेपर ठीक ठाक ही था आपके पास में, जहाँ टफ नहीं बोल सकते। आई होप आपको सब सवाल समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।